ऐसा कोई रैंकर नहीं है अब तक जिस पूरे इतिहास में यूपीएससी कोई रैंकर नहीं हुआ दिस इज होगा। समथिंग व्हिच आई प्रेफर नॉट टू शेयर, बट अभी मैंने बता दिया आपको फ्लो फ्लो में। तो जो फर्स्ट मैंने रफ फॉर्म भरा था उसमें आईआरएस डाला, फिर आईएएस डाला, फिर बाकी प्रेफरेंसेस डाले। फिर अगेन वो जो मेरे भैया थे जो मुझे गाइड करते थे उनके पास लेके गया, भैया ऐसा ऐसा फॉर्म भरा है। तो बोले अभी भी नहीं समझा ना देखो। मेरे को लगा पहले मजे ले रहा है वो, तो उसने फिर मेरे को तुरंत, वो समोसे खा रहा था हॉस्टल के सामने वाली दुकान पे, उसने पेपर लिया समोसे के साथ, उसका फोटो खींच के भेजा मेरे को, ये देख जो पेपर मिला है मेरे को समोसा खाने के लिए, उसमें तेरा नाम लिखा हुआ है कि श्रेयांश सुराना जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऐसा कुछ तो न्यूज था। So at the age of 21, you were a CA, you were a CS, you were working in a big firm. लेकिन मम्मी मम्मी का एक रोल तुम्हारी लाइफ में टाइम टू टाइम सही टाइम पे आया है। सही मम्मी टाइम पर आया और काफी परफेक्ट बैठा भी है। परफेक्ट बैठा है वो। बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। So the story today is of a guy who is a chartered accountant. He's a company secretary too. He cleared UPSC in his initial attempts. He got into IRS and he's currently undergoing training in Faridabad. He comes from a Marwadi family where while growing up, clearing UPSC was the last thing he could have imagined. But he did carve out his own way. Life took him to Nagpur, life took him to Mumbai, and finally Delhi. So welcome to another episode of Raw and Real, guys. IRS Shreyansh is here with us. श्रेयांश, टेक मी बैक टू योर स्कूलिंग डेज जहां पर तुम वो स्टूडियस स्टूडेंट बनने की कोशिश में थे और क्या करना चाह रहे थे और इवेंचुअली क्या कर गए। वहां से अपनी ट्रैजेक्टरी को स्टार्ट करो एंड द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू साकेत जी फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। तो सीधे हम जर्नी की ओर चलते हैं, जैसा कि आपने पूछा कि स्कूल डेज कैसा था, कैसी जर्नी थी। तो जनरली क्या होता है ना कि जो इंसान यूपीएससी क्लियर करता है तो स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि ये तो बहुत पढ़ाकू बच्चा होगा, बहुत किताबी कीड़ा होगा, शुरू से ये टॉप करता आया होगा। तो एक ये मिथ को तोड़ते हुए मैं बताता हूँ कि 10th तक के आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, और यहाँ तक के एवरेज की कई बार मैथ साइंस में मतलब बॉर्डर पे भी पास हुआ हूँ मैं, कि फेल होने जितनी नौबत आ गई थी। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप एकदम टॉप कर रहे हो इसीलिए आपने यूपीएससी कर लिया। तो 10th तक तो बुरी हालत चली रही थी। अ, पढ़ाई से ज़्यादा मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था उस टाइम पे, स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था, बास्केटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, रोलर स्केटिंग। तो 10th तक तो सही साथ चलता रहा। फिर जब 11th में बात आई कि अब करियर में जाना कहाँ पर है, सिंस मारवाड़ी फैमिली आपने बताया था, घर पे भी सीए वाला बैकग्राउंड है, दीदी इज़ ऑल्सो सीए। तो कहीं न कहीं लग रहा था कॉमर्स तो ले लेते हैं, फिर देखा जाएगा क्या करेगा। इंजीनियरिंग या साइंस में तो कभी दिमाग में था ही नहीं। एक तो पढ़ाई में वैसे ही घोल था और दूसरा एनवायरनमेंट भी नहीं था इतना, साइंस ले लें। तो शुरू में मेरा सीए का भी नहीं था, कि इनफैक्ट मैं तो लॉ करने वाला था। लॉ में थोड़ा-सा इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है लॉ का, तो उसकी तैयारी करते हैं, कोई अच्छा-सा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कुछ मिल जाएगा तो अ, लॉ में स्टडी करेंगे। तो इनफैक्ट मैंने 11th और 12th पूरा लॉ पढ़ने में निकाला। साथ-साथ में मैं लॉ की तैयारी करता था, लेक्सिकन करके बुक आती है, तो वो पढ़ा करता था, क्वेश्चंस लगाया करता था। तो बट सडनली जब 12th के बाद एक्चुअल डिसीजन लेना पड़ा कि लॉ करना है या क्या करना है, तो साथ-साथ में एक्सप्लोर भी कर रहा था। तो मुझे समझा कि यार जो नंबर ऑफ सीट्स है लॉ में बहुत ही कम है, और मैं फिर अपने आप को डाउट करने लगा, यार इतनी कम सीट्स में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं वो सीए वाला बैकग्राउंड भी माइंड में चल रहा था, तो फिर फाइनली मैंने सीपीटी के लिए एनरोल कर लिया 12th खत्म होने के पहले ही। फिर सीपीटी के लिए एनरोल किया, क्योंकि बैतूल इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस फ्रॉम वेयर आई कम। तो एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है वहाँ पे। तो पहला तो बड़ा डिसीज़न था कि यार घर को छोड़ के, कम्फर्ट को छोड़ के नागपुर जाना है पढ़ने के लिए। तो नागपुर चले गए, मन बनाया। फिर बट आई सबसे एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि तुमने लॉ को अगर तुम परस्यू कर रहे थे और तुम्हारा माइंड लॉ की तरफ था, ऑफ कोर्स फैमिली मारवाड़ी और सीए तुमने बताया दीदी, बट वो इतना सडन शिफ्ट कैसे आया? बिकॉज कुछ तो तुमने लॉ के लिए कर लिया था ना, तो अचानक सीए की तरफ वाज द रिजर्वेशन दी ओनली फैक्टर कि तुम्हें लगा कि यार इसमें सीट्स बहुत कम है मेरे लिए, और कोई फैक्टर था क्या सीए की तरफ जाने का? वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर सीट्स ओनली, क्योंकि मैं देखता था कि जैसे भोपाल लॉ यूनिवर्सिटी है जो मेरे घर से पास में है, तो उसकी सीट्स देखिए तो बहुत ही कम है, सिलेक्शन प्रपोर्शन बहुत ही कम है। तो रिग्रेशन आ गया था थोड़ा-सा यार, कि क्या पता हो पाएगा या नहीं, या मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर दूँगा इसके चक्कर में और सीट भी नहीं मिलेगी अच्छी। हम्म। तो मेन फैक्टर तो यही था मेरा। फिर जो सेकंड ऑप्शन सीए था, फिर वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम बेतुल टू नागपुर। नागपुर। हाँ, नागपुर में अब बीकानेर आप आ नागपुर में गए आ हो। अब जाइए। यहाँ पे क्या शुरू होता है? अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग सी होने लगी, क्योंकि पहली बार ऐसा टियर 2 सिटी में थोड़ा मूव किया था, चीज़ें थोड़ी अच्छी लगने लगी थी।
तो वहाँ पे जाके मैंने कोचिंग जॉइन कर ली थी, क्योंकि 3 महीने बाद मेरा सीपीटी का अटेम्प्ट था, जो कि एंट्रेंस स्टेज होता है सीए का। हम्म। वो सबसे पहले जब क्लासरूम में एंटर किया तो वहाँ पे देखी 600-700 बच्चों की भीड़। तो पहला दिमाग तो वहाँ खराब हो गया कि ठीक है, 12th तक के अपन ने अच्छा किया, 11th-12th भी अच्छे नंबर से पास किया। यहाँ पे तो अलग लेवल का कॉम्पिटिशन दिख रहा है। तो कई बार सेकंड थॉट भी आया, यार लॉ ही कर लेता तो बेटर रहता, क्या सीए में आना था या नहीं आना था? हाँ। तो इतने सारे लोगों के बीच में कॉम्पीट करना, जो काफ़ी अच्छे शहरों से आए हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़कर आए हुए हैं। तो थोड़ा-सा उस टाइम पे लगा था होगा, नहीं होगा, बट फाइनली कैसे तो भी सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो हम्म। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आने लगा, चलो ठीक है यार, इतने बच्चों को छोड़ के अपन ने पास कर लिया है। कॉन्फिडेंस भी आ गया था थोड़ा बहुत। फिर सीपीटी के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है आईपीसीसी वाला, हाँ। तो व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली आफ्टर 1 ईयर। तो आईपीसीसी की तैयारी कर रहे थे, तब तक एक और टर्न आ गया कि जो सीएस होता है एग्ज़ामिनेशन कंपनी सेक्रेटरीशिप का, हाँ। उसके फॉर्म्स भी निकल गए थे फिल होने के लिए। तो मेरी मम्मी को आइडिया था थोड़ा बहुत कि सीए, सीएस का कोर्स थोड़ा-सा सिमिलर होता है और काफ़ी लोग सीएस भी करते हैं कॉमर्स वाले। ओके। तो मम्मी का कहना था, यार एक काम कर कि सीएस का भी फॉर्म भर ही दे, सब लोग तो भर ही रहे हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे सीए हैंडल नहीं हो रहा है, सीएस कैसे करूँगा मैं? तो मैंने कि 2 दिन बचा है फॉर्म भरने में, फॉर्म तो भर दे, फिर देखा जाएगा जो होगा। एंड यू वर 18 देन? हाँ, 18, आई वाज़ 17, 17-18 अराउंड। 17, 18, हाँ। हाँ, तो सीएस का फॉर्म भर दिया और भर के भूल गया था उस टाइम में, क्योंकि आईपीसीसी का एग्ज़ाम सर पे था। तो आईपीसीसी का एग्ज़ाम दिया और उसमें अगेन फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2 2 होते हैं। ओके। तो जनरली लोग प्रेफ़र करते हैं एक ही ग्रुप देना, क्योंकि थोड़ा सेफ ऑप्शन है वो। एक साथ 2 और हाँ। दोनों में फेल हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो स्टिल आई टूक द रिस्क, आई थॉट कि यार दोनों दे के देखते हैं, सीपीटी क्लियर किया एक अटेम्प्ट में तो ये भी हो जाएगा। पास कॉन्फिडेंस था थोड़ा-सा हाँ। और फॉर्च्यूनेटली हो गया वो, बाय लक बोलो या फिर थोड़ी मेहनत भी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स निकले। मतलब आप ग्रुप को एक ग्रुप वाइज भी दे सकते हो, दोनों ग्रुप हाँ, देना इज एक नॉट ही ग्रुप भी नेसेसरी। दे सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें बर्डन थोड़ा कम हो जाता है कि आपने एक दिया फिर 6 महीने बाद एक और दे दिया। बट आई थॉट कि यार थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चाहिए अपन को, फटाफट चीज़ें खत्म होए, काम नक्की हो जाए अपना। एंड दिस इज द चलो सेकंड करो स्टेज, इसको। ये सेकंड दिस स्टेज इज़ है। यस, दिस इज़ द सेकंड स्टेज। एंड उसके दोनों ग्रुप आपने एक साथ निकाल लिए। जी, जी। तो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हुए तो फिर थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आ गया, चलो ठीक है, काफ़ी कुछ आने लगा है अपन को, सीपीटी निकाल लिया, आईपीसीसी निकाल लिया अपन ने। हाँ। कॉन्फिडेंस था थोड़ा। फिर उसी के कुछ महीने बाद सीएस का जो सेकंड स्टेज होता है, उसका एग्ज़ाम था मेरा, सीएस एग्जीक्यूटिव, जो मैंने एनरोल कर रखा था। हम्म। तो वो एग्ज़ाम दे दिया और वो देके भूल गया था, क्योंकि बहुत उसको मैं ले नहीं रहा था उतना सीरियसली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कोर्स है जो मम्मी ने बोला था, इसलिए मैंने कर लेते हैं साथ में। तो रियल चैलेंज शुरू हुआ जब आईपीसीसी क्लियर हुआ, क्योंकि सीए में क्या होता है कि आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आपको 3 साल की कंपल्सरी आर्टिकलशिप करनी होती है। उसी हम्म। के बाद यू विल बिकम एलिजिबल टू गिव द सीए फाइनल्स। हम्म। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, सिंस ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सही चल रहा था, तो मैं सोचा कि कुछ अच्छी बड़ी-सी फर्म से करेंगे आर्टिकलशिप। तो आई हाँ। एक्सप्लोर्ड द ऑप्शंस इन मुंबई की बिग फोर्स होते हैं, ईवाई हो गया, केपीएमजी हो गया, यहाँ से कहीं से करेंगे। हाँ। सपने थोड़े बड़े देखने लग जाता है ना इंसान, एक बार चीज़ें अचीव होती है तो। और सपने से तो पहले मुझे बताओ कि तुम 18 साल के थे, 18 साढ़े 18 के होगे, और तुमने सीए के 3 बड़े पेपर निकाल लिए, जो कि वेटरन्स को बहुत टाइम लग जाता है निकालने में, राइट? और तुम हाँ। एक छोटे शहर से नागपुर आए हो, 700-800 की भीड़ में हो, तो वहां कुछ हीरो हीरो नहीं बने कि अब भाई अब तो अपन अलग ही स्वैग में है, तुमसे देखो इतने सालों से नहीं निकलना। कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आई क्या लाइफ में कि यार अब तो थोड़े कूल बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, और जो डिस्ट्रैक्शंस होती है एक टीनेजर के साथ, वैसा कुछ नहीं फेस किया क्या? आई वोंट डिनाई कि ऐसा फेम नहीं लगी या थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कि 1 महीने तो काफ़ी अच्छा लगा, आईपीसीसी निकला, फिर सीपीटी भी निकला हुआ था, 1 महीने तो काफ़ी अच्छा लगा। बट हाँ, सोशल मीडिया वगैरह उस टाइम इतना था भी नहीं और मेरा उस तरफ था भी नहीं थोड़ा-सा, तो थोड़ा ग्राउंडेड भी थे। लेकिन मन से तो बहुत अच्छा लग रहा था यार, अपन ने कुछ अच्छा कर लिया, इतने लोगों को पीछे छोड़ के आ गए हैं अपन आगे। तो फिर बुरा वो भी लगता था, कुछ फ्रेंड्स भी पीछे छूट जाते हैं इस जर्नी में, अपन आगे बढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा बुरा भी लगता था। तो अपन आर्टिकलशिप मैं पे आ बता रहा गए, था, अब हाँ, आर्टिकलशिप आर्टिफ़िशियल पर आ गए। बता रहा था आपको, करेक्ट। तो मुंबई में कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी फ़र्म्स होती है, काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र होता है। तो फिर मुझे थोड़ा एक ये चीज़ भी पता चली कि यार वहाँ पे काम बहुत करना पड़ता है और हो सकता है कि तुम उन काम के चक्कर में पढ़ नहीं पाओ और सीए फाइनल तुम्हारा अटक जाए। फिर अगेन सेकंड थॉट्स आने लगे, यार काम तो सीख जाऊँगा और हो सकता है कोई अच्छा बिग 4 मिल भी जाए, लेकिन सीए फाइनल अटका तो कुछ काम का नहीं रहेगा। और हाँ। एक एक और फैक्टर बताता हूँ कि जैसे आर्टिकलशिप होती है, जो मैंने नागपुर में करी थी फाइनली, तो वहाँ पे हमारा स्टाइपेंड होता था, गेस करिए आप कितना रहता होगा? नो आइडिया, तुम वो बताओ। स्टाइपेंड होता था ₹1500 पर मंथ।
और इट वाज काइंड ऑफ कंप्लीट जॉब। आपको सुबह 10 बजे जाना है और शाम को आपको पता नहीं कब वापस आओगे आप वहाँ से। तो 1500 रुपीज पर मंथ उसका जॉब स्टाइपेंड। इंटर्नशिप टाइप ही हो गया है तो एक तरीके इंटर्नशिप से। हो जाएगी, हाँ हाँ, बट इट वाज अ प्रॉपर काइंड ऑफ जॉब। आपको पूरा 7 दिन 6 दिन जाना है, प्रॉपर काम करना है, और 3 साल तक मैंडेटरी करना है, है ये आपको। मैंडेटरी सी है ये फाइनल। मैंडेटरी है और आपको 3 साल तक ही करना है कंटिन्यूअसली। और हम्म। अगर मैं बिग फोर्स में जाता तो वहाँ पे स्टाइपेंड होती थी कुछ 25,000, 30,000, 40,000। वो मुंबई जाते तो आप फोर्टी वो थाउजेंड मुंबई जाते तो थर्टी थोड़ा सा थाउजेंड वो भी रहता, बट अल्टीमेटली वही डिसाइड किया कि यार इतना भी ज्यादा नहीं उड़ना है अपन को। जब ठीक है 5 साल हो गए, लेकिन अभी आगे बच्चा है, काफी कुछ करना बाकी है, सीए फाइनल बाकी सब बहुत ज्यादा नहीं कर लिया अपन ने अभी भी। तो आई फाइनली डिसाइडेड किया नागपुर में ही रहते हैं, पढ़ाई भी हो जाएगी थोड़ी बहुत और साथ में आर्टिकलशिप तो चली रहेगी। तो आर्टिकलशिप ना 1500 रुपये में इतना सारा काम करो तो बीइंग अ मारवाड़ी से सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि 1500 रुपये के लिए इतना काम कर रहा हूँ। और 1 साल 1.5 साल आर्टिकलशिप करने के बाद आपको समझ जाता है कि आपको काफी कुछ आने लगा है, खुद से भी कर सकते हो काफी तो कुछ ये काम। आर्टिकलशिप तुम कर कहाँ रहे थे? अभी मुंबई में नहीं गए थे तो कहाँ कर नहीं, रहे थे? ये मैं नागपुर में ही कंटिन्यू कर अच्छा, रहा था नागपुर में आर्टिकलशिप। कर रहे थे, हाँ, राइट। जहाँ से मैंने आईपीसीसी किया था वहीं से आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी। तो 1500 रुपये वाला थोड़ा सा लगता था यार इतना काम करो 1500 रुपये मिलता है, आता तो अपन को बहुत कुछ है, 1 1.5 साल में काफी कुछ सीख लिया था। तो आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, तो मैं अपने खुद अच्छा। के क्लाइंट्स के भी काम करने लगा फिर उसके बाद। तो Okay. इनफैक्ट आई गॉट एन एनआरआई क्लाइंट एज वेल, ही यूज्ड टू पे मी वेल। तो उससे भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती थी, 10,000 15,000 रुपये महीना एडिशनल इनकम आ जाता था। तो हम्म। चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि ठीक है, हो जाएगा काम इसमें, कि तो तुम कोचिंग अब 1,500 की जगह 15,000 कमा रहे थे? आ, हाँ, कुछ महीने कम भी रहता था बट हो जाता था कभी कभी 14 15 हज़ार तक। बट सही। इसमें सिर्फ ये चैलेंज नहीं था आर्टिकलशिप में, एक हमारे इसमें होता था कि ऑडिट्स का काम होता था आर्टिकलशिप में। हम्म। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे पैन इंडिया, तो जो हमारे प्रिंसिपल सर होते थे कहीं पे भी भेज देते थे। तो ऐसे ही एक बार मैं फंस गया जाकर गोंदिया में। गोंदिया। गोंदिया गोंदिया छोटी सी जगह है महाराष्ट्र में, ओके। और छोटी सी जगह के जंगलों में जाके फंसा मैं क्योंकि फॉरेस्ट का ऑडिट था वो। तो हाँ। इट वाज आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट तब तक कि पूरा वो सीए की स्टडीज में सारे सब पीछे छूट गया था, क्योंकि आपको जंगल में रहना है, पूरा 1 महीने तक का ऑडिट था, पूरा उसी में लगे रहना है। तो 1 महीना लगभग गोंदिया के जंगल में बिताया। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट अगेन वो सीए फेलोज पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था मेरा कहीं ना कहीं। हाँ। तो वहां कुछ स्टोरीज थी क्या, वो जंगलों में जो तुम तुम्हारे साथ, तब इतनी शहर आ गए अब जंगल भी आ गया, तो जंगल में कोई कहानी है ऐसी जो तुम्हें लगा कि यार ये बड़ी सही चीज है? जंगल में ना, एक तो पहले तो ऑडिट की सबसे सही चीज बताता हूँ कि अभी तक की तो स्टूडेंट लाइफ रह रही थी, तो ठीक है, चल रहा है, क्लास जा रहे हैं, टीचर डांट रहा है, सब चल रहा है। लेकिन जब आर्टिकलशिप में जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है जब आप क्लाइंट फेस पर जाते हो। तो वहाँ हम्म। पे ऑडिटी जो रहता है उसको थोड़ा सा डर रहता है कि यार सर आए हैं ऑडिट करने, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल दे, गलतियां ना निकाल दे अकाउंट्स में। तो बहुत ही खातिरदारी करते हैं, एकदम फुल ट्रीटमेंट देते हैं। सर सर करके बात करते हैं। तो ये तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस भाई, कभी आज तक इतनी इज्जत नहीं मिली हमको। तो पहला एक्सपीरियंस था ये मेरा एकदम रिस्पेक्ट तुम वाला। 19 साल के थे इस टाइम, है ना? हाँ। तो तब ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती है यार, कि कोई सर सर करके बोल रहा है, 4 बार खाने के लिए पूछ रहा है, गाड़ियां दे रहा है। तो काफी सही लगता था। और फिर जंगल का ऑडिट था, तो हम शाम तक के फटाफट काम निपटाते थे, छोटे छोटे लोग ही थे सब, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के। तो उनकी गाड़ी लेके हम सफारी पर निकल जाते थे। हमारे सर बोलते थे कि ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, आपको घुमाएंगे, लेकिन हमको तो घूमना ही था वहां पे, तो हम तो घूमते रहते थे। हाँ। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो हम्म। यही करते करते फिर, अच्छा इसके बीच में एक और एक्सपीरियंस मुझे याद है कि आपने जैसे बताया था कि मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव दिया था हाँ। आईपीसी के बाद में। राइट। तो उसका भी रिजल्ट आ गया था, एंड फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स ऑफ ओके। तो दिक्कत ये थी कि मैं खुश तो बहुत था, लेकिन सकता था। द रीजन बीइंग कि अगर मैं ऑफिस में बता देता कि मैं सीएस भी कर रहा हूँ तो मेरी छुट्टियां बंद हो जाती। हाँ। और बंद तो ठीक है, जिस टाइम मेरा एग्जाम होता उस टाइम मेरे को ऑडिट के लिए बाहर भेज देते पक्का वो, बता हम्म। नहीं सकता था क्योंकि छुट्टी तो देते ही नहीं थे आर्टिकलशिप में। हम्म। तो मैंने सीक्रेटली सीएस कर लिया था, बिना हम्म। बताए कि से 2 बजे तक, 2 से 5 एग्जाम होता था, तो 12 बजे तक के काम किया, ब्रेक लिया लंच का, फिर 5 बजे आके वापस काम कर लिया। तो इस हाँ। तरीके से कैसे तो भी मैनेज किया आईपीसीसी, ओ सॉरी सीएस यस। एग्जीक्यूटिव। फिर फाइनली उसका रिजल्ट आया, लेकिन मैं बता सकता नहीं था। तो 2 दिन हो गया रिजल्ट आए हुए, फिर रैंडमली एक दिन एक फ्रेंड का कॉल आता है मेरे को। वो बोलता है तूने सीएस दिया था? मतलब शिट, इसको पता चल गया लगता है। मैंने हाँ यार दिया था। फिर उन्होंने बता ही देते हैं रिजल्ट भी आ गया, पास भी हो गए। तो वो बोलता है पास नहीं हुआ है भाई, रैंक आई है। मैंने क्या? मेरे को लगा पहले मजे ले रहा है वो। तो उसने फिर मेरे को तुरंत, वो समोसे खा रहा था हॉस्टल के सामने वाली दुकान पे, उसने पेपर लिया
समोसे के साथ उसका फोटो खींच के भेजा मेरे को, ये देख जो पेपर मिला है मेरे को समोसा खाने के लिए, उसमें तेरा नाम लिखा हुआ है कि श्रेयांश सुराना जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऐसा कुछ तो न्यूज था। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार ये तो एकदम मजे मजे में गया था, इसमें रैंक वैंक आ गई है, लेकिन अब बता भी नहीं सकते, तो फोटो भी किसी को बता नहीं सकते, देखो पेपर में छपा है। हम्म। और इनफैक्ट वो अभी तक ये फोटो रखा हुआ है मेरे पास, जो समोसे का तेल लगा हुआ पेपर है उसका। तो वो भी काफी सही चीज हो गई थी, घर पे पता है कि रैंक आई है ऐसा वैसा। बट अगेन मेरे प्रिंसिपल सर को शायद अभी भी ये बात नहीं पता कि मैंने सीएस भी कर रखा है साथ में। दैट इज स्टिल अ सीक्रेट। तो तो मम्मी का क्या रिएक्शन था कि मम्मी के कहने पे तुमने सीरियस किया था, है ना? मम्मी तो बहुत बहुत ही हैप्पी, मम्मी बोली देख मैंने तो देखो पहले ही बोला था। ये पेरेंट्स का डायलॉग होता है ना कि हमने तो पहले ही कहा था। तो इंटेलिजेंट है। हाँ, पहले ही कहा था कर ले हो जाएगा, देख बहुत सही है, हो गया ना। बोला हम्म। हाँ हाँ, ये तो है। फिर ठीक। ऐसा करते करते ये 3 साल की आर्टिकशिप निकली, सीए फाइनल दिया, तो वो भी फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास हो गए। वो भी एक तुमने बार दोनों ग्रुप पास कर और लिए एक उसमें साथ भी, ही? हाँ वही पास्ट एक्सपीरियंस की आईपीसीसी में हो रहा है, तो एक और बार रिस्क ले ही लेते हैं, अब तक के सही चलता है तो एक बार और लग चल जाएगा ऐसा लग रहा था। और हो गया सी फाइनल का दोनों ग्रुप। और इसमें कितने पेपर्स थे तो, और ये तुमने कितनी एज में क्रैक कर लिया? सोच समझाओ थोड़ा। अ, मेरा ये सीए फाइनल हो गया था 21 की एज में कंप्लीट, और सीएस था वो 20 की एज में कंप्लीट हो गया था। सीएस में भी एक और स्टेज होता है फाइनल वाला, वो भी मैंने सीए कंप्लीट होने के 1 साल पहले कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसमें आर्टिकलशिप कंपलसरी नहीं होती है। तो ओवरऑल 21 में सीए और सीएस दोनों कंप्लीट हो चुका था। क्या बात है! और तुमने अब तक तो कहीं शो ऑफ नहीं किया था? कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कुछ नहीं, कि तुम सीए भी हो गए, सीएस भी हो गए, और मात्र 21 साल में? तो कहीं कहीं कुछ दिखाया नहीं किसी को, मतलब कि भाई देखो मैं कौन हूँ टाइप्स? यहाँ पे थोड़ा सा ऑनेस्ट रहूंगा, सीए के बाद में मेरे को थोड़ा सा फिर अब लगा कि यार अभी थोड़ा सा मतलब प्रोपेगेंडा करना चाहिए, क्योंकि सीए में क्लाइंट भी चाहिए, आपको लोगों को पता होना चाहिए आपने सीए किया है। तो सीएस का तो बहुत लोगों को तब भी नहीं पता था, बट सीए का मैंने फिर सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा डाला था एक दो पोस्ट की सी फाइनल कंप्लीट हो गया है। फिर हाँ। लोकल न्यूज़पेपर वाले भी थोड़ा बहुत छाप देते हैं कभी कभार कि कोई किसी का सीए कंप्लीट हुआ है। तो ठीक। थोड़ा सा उस टाइम पे लगा था कि बताना चाहिए लोगों को, पता चलना चाहिए कि सीए कंप्लीट किया है भाई। तो फिर थोड़ा सा क्या था किया? उस टाइम पे। फिर क्या किया? उसके बाद सीए कंप्लीट होते ही सबसे पहला दिमाग में वही था कि यार अब कमाना है थोड़े से पैसे, क्योंकि सीए कंप्लीट हो गया है, तो अब तो पैसा चाहिए। तो कुछ भी तब तक यूपीएससी का थॉट ही नहीं था मेरे दिमाग में कि यूपीएससी करना है या कुछ और फर्दर परस्यू करना है। तो सीए कंप्लीट होते ही सीधे कैंपस में बैठे, वहाँ पे प्लेसमेंट लग गया, पैकेज भी ठीक ठाक लग गया था। तो इसमें फिर अगेन अब जाना था मेरे को वापस से मुंबई। ये वही जगह है जहाँ वो छोड़ के मैं वापस से नागपुर में रहा था आर्टिकलशिप के लिए। हाँ। तो बोलते ना लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, तो अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इन मुंबई। तो एलएनटी में था मेरा जॉब। तो आई फाइनली वेंट टू मुंबई, वहाँ पे कुछ काम किया मैंने 10-11 महीने। हम्म। ऑल्दो मेरा प्लान था थोड़ा लंबा काम करता, 2-3 साल एटलीस्ट। बट इसी बीच में ये हुआ कि सिंस पेरेंट्स के एस्पिरेशन रहते हैं कि कुछ और अच्छा करे, कुछ और अच्छा करे, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, जैसे सीएस के केस में हुआ था। तो मम्मी का हमेशा से ये था कि ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है ना, कभी भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है कि कुछ हम्बल बैकग्राउंड से कोई बॉय है या गर्ल है उसने क्लियर किया, से फार्मर का बेटा या बेटी है उन्होंने क्लियर किया यूपीएससी। तो शी यूज टू बी वेरी हैप्पी कि यार देख कितने हम्बल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, तो तू तो कर ही सकता है। तो पहले तो मैं मजे मजे में ले लेता था यार। सीए कर लिया, जॉब लगी, अभी क्या यूपीएससी कहाँ। लेना देना नहीं है हमारा तो कुछ यहाँ से। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर एक बार मेरे को क्लिक हुआ यार कि करके तो देखते हैं एक बार, कि लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, एक बार करके देखते हैं क्या चीज़ है ये। So at the age of 21, you were a CA, you were a CS, you were working in a big firm. लेकिन मम्मी मम्मी का एक रोल तुम्हारी लाइफ में टाइम टू टाइम सही टाइम पे आया है। सही मम्मी टाइम पर आया और काफी परफेक्ट बैठा भी है। काफी परफेक्ट बैठा है वो। बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट नहीं है। तो अब मम्मी ने कह दिया है कि अब तू इतना कुछ कर ही रहा है, तो अब तू हम्म। इसके ऊपर एक और एग्जाम दे दे। अब तू यूपीएससी दे दे। शुरू में तो मैं काफी मजाक में लेता था। फिर एक बार पापा से भी बात हुई, तो पापा का भी टैक्सेशन में काफी काम रहता है, तो आईआरएस ऑफिसर से मिलते रहते हैं वो। तो मेरा पहला इन्फ्लुएंस यूपीएससी से यही था कि आईआरएस बनना है अपन को, क्योंकि सीए हाँ। का काम आईआरएस से पढ़ते रहता है, पापा ने भी काफी डील किया है आईआरएस से, तो उनको आइडिया था इस चीज में। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, अगर मम्मी की बात मान रहा है तो आईआरएस कर सकता है, यूपीएससी कर सकता है। तो फाइनली आई मेड अप माई माइंड और फिर जॉब से रिजाइन कर दिया। तो जॉब में भी ऐसा था कि 3 महीने का नोटिस पीरियड था, और तब तक की जो यूपीएससी का साइकिल होता है जो जनरली जून से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो चुका था।
But और then who जून तक तो मैं मन ही convinced बना you? रहा था कि किसने कन्विंस किया भाई कि इतना बड़ा डिसीजन ले लो और जॉब रिजाइन कर लो? वो यूपीएससी के लिए जोश कहाँ से आया? मम्मी के कहना तक लिमिटेड था कि कुछ था? नहीं, नहीं, इसका भी एक ट्रिगर पॉइंट है, ये बता दूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बायजूस है ना, बायजूस पता हाँ ही होगा आपको। हाँ हाँ। तो तो बायजूस उस टाइम पे काफ़ी मेहनत से यूपीएससी का एक्सपेंशन कर रहा था, यूपीएससी की तरफ चल रहा था। तो उनका एक उस टाइम पे कंसल्टेशन हुआ करता था कि आप फ्री में कंसल्टेंट को घर बुला के पूरा यूपीएससी के बारे में समझ सकते हैं। तो मैंने ठीक है, फ्री में आ रहे हैं कंसल्टेंट तो बुला लेते हैं एक बार। तो मैंने भी ऐसे ही बुला लिया एक बार, बोला समझ लेते थोड़ा क्या चीज़ है। तो हाँ। रात को 9 बजे आया उनका बंदा और रात के 2 बजे तक के उसने 5 घंटे तक के मुझे पूरा ब्रेन वॉश कर डाला कि यूपीएससी ही आपके लिए सही है, आप यूपीएससी के लिए ही बने हो। ऑल्दो उनका एजेंडा कुछ और था, उनको अपना कोर्स बेचना था, बट मेरा फंडा क्लियर हो गया कि चलो ठीक है यूपीएससी करना है, आई वाज़ टोटली ब्रेन वॉश्ड। हाँ। फिर मम्मी को बताया मैंने ऐसा-ऐसा है, बायजूस वालों से बात करी तो आई कैन डू दैट। तो मम्मी अलग खुश कि अरे वाह! चलो ठीक है, अक्ल आ गई इसको कि करना है यूपीएससी। हाँ। तो फिर उसके 2-3 दिन में मैंने नोटिस डाल दिया अपना कंपनी में, 3 महीने में खत्म हो गया नोटिस पीरियड। फिर अगेन ये होते-होते लगभग अगस्त आ गया था। तो मैं सोचा कि दिल्ली बेस्ट है यूपीएससी के लिए, जैसे बायजूस वालों ने बताया था। तो दिल्ली आ गया, मैं भी शिफ्ट हो गया दिल्ली आकर के। लेकिन उस टाइम पे बहुत कम टाइम बचा था क्योंकि मई 2020 में अटेम्प्ट ड्यू था और मुझे स्टार्ट होते-होते ऑलरेडी सितंबर हो चुका था। तो मैं सोचा कोचिंग करते हैं, लेकिन वो फ़ीज़िबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने निकल चुके हैं, जून से साइकिल चालू हो चुका है। तो फिर मैंने पहले वाजीराम जॉइन किया था, जो सबसे हाँ। फ़ेमस कोचिंग होती है। हाँ। कुछ फ़ीस भी भर दी थी, 15 दिन, 20 दिन गया, बट यहाँ पे वही सेम चीज़ मुझे देखने को मिली जो नागपुर में मैंने फ़ेस करी थी कि 700-800 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं हाँ। और मुझे थोड़ा ठीक से नहीं लगा कि यार मैं एक तो पहले 3 महीने पीछे चल रहा हूँ और मेरे को जितना स्पीड चाहिए उतना पेस भी नहीं है। तो फिर आई डिसकंटिन्यूड गोइंग द कोचिंग। तो थोड़ा बहुत सीनियर से पूछा, आइडिया लिया। तो सीनियर से पूछते-पूछते बात हुई उनसे कि आईआरएस करना है भैया? तो ऐसा-ऐसा कोचिंग तो जम नहीं रही, सेल्फ स्टडी करूँगा। तो बातों-बातों में उन्होंने मुझे पूछ लिया कि आईआरएस क्यों करना है? आईएएस क्यों नहीं बनना है तुझे? तो मतलब भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है, सबसे थोड़ी होता है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो बोले इतना श्योर क्यों कि आईआरएस हो जाएगा, आईएएस नहीं होगा? तो मैं भैया उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है? तो बोले इसके लिए नहीं पढ़ना पड़ता क्या तुझे? तो देन आई रियलाइज़ कि सेम एग्ज़ाम से आईएएस और आईआरएस दोनों किया जा सकता है। आई वाज़ टुडे इयर्स ओल्ड व्हेन आई रियलाइज़्ड दिस वेरी बेसिक थिंग जो मुझे पता होनी चाहिए। मैं दिल्ली आके पढ़ाई करना चालू कर चुका हूँ, 15-20 दिन निकल चुके हैं। वो मुझे ऐसे देख रहा है, कैसा डम्ब लड़का है, इसको ये भी नहीं पता अभी तक कि ही वाज़ लाइक कि या तो मुझे बना रहा है या तो उसे नहीं आता कुछ, इससे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई रैंकर नहीं है अब तक जिसको जिस पूरे इतिहास में यूपीएससी कोई रैंकर नहीं हुआ दिस होगा इज़ समथिंग व्हिच आई प्रेफर नॉट टू शेयर, बट अभी मैंने बता दिया आपको फ्लो में। जिसको जिसको ये नहीं पता कि पूरी 22 सर्विस होती है। But then it shows कि you were so determined towards your goal and you just came here because UPSC was a good career option. IRS तुम्हें बनना था, मम्मी ने कहा था, पापा ने भी कहा था कि करेक्ट, IRS करेक्ट, एक अच्छे मतलब मैं उन्हीं से मिला हूँ एज अ सीए, तो वही है। तुम उन्हीं की बात मान के आ, करेक्ट, तो इट शोज कि तुम करेक्ट, कितना करियर वे में इस एग्जाम को अप्रोच कर रहे थे रादर देन गोइंग इनटू दैट इमोशनैलिटी वाला ट्रैप। तुम प्रैक्टिकली इस एग्जाम को लेके आए थे व्हिच शोज करेक्ट, करेक्ट। पर्सनालिटी आल्सो। अच्छा, फिर दिल्ली आ गए और कोचिंग वोचिंग के फंडे भी हो गए सॉर्टेड। अब क्या था आगे? अब यूपीएससी लाइफ कैसी चल रही? दिल्ली, एक तो दिल्ली ऑफ कोर्स शहर ही अलग है। तुम जिस शहर में रह के आए हो मुंबई, वहां पे अलग ही माहौल है, दिल्ली में अलग अलग ही। तो एटमॉस्फेयर, वो करेक्ट, चैलेंजेस करेक्ट। कितने बड़े थे अडाप्ट करना, और ऑफ कोर्स फिर तुम्हारी जर्नी कैसी रही यूपीएससी की? यूपीएस में सबसे पहले जो ओवरएन का माहौल देखा, जो ऐसा मेक्का ऑफ यूपीएससी बोलते हैं जिसको, तो ओवरएन का माहौल देख के पहले तो लग गया कि क्या ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सीएस और लॉ तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, सीए, सीएस, लॉ। यहाँ पे तो अलग लेवल कॉम्पिटिशन है, जहाँ देखो वहाँ पे एस्पिरेंट दिख रहे हैं। और हाँ। एस्पिरेंट तो ठीक है, वेटरन्स दिख रहे हैं आपको जो 5-5, 6-6 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और आपको उन्हीं लोगों के साथ में कम्पीट भी करना है वापस से। तो शुरू में तो इट वाज़ काफ़ी एग्रेसिव फॉर मी कि मुझे वापस से वही जो एलएलबी का मेरा जो ड्रीम था उसका याद आने लगा कि तब भी मैं बैकआउट कर गया था सोच कर के बहुत कॉम्पिटिशन है। इस बार नहीं करना है, इस बार अपने पास सीए का डिग्री है, कुछ नहीं है वहाँ तो वापस जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इस माइंडसेट से चालू तो किया था पढ़ना और एम खाली था प्री क्लियर करना है क्योंकि अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो वापस से घर जाना पड़ जाएगा क्योंकि यही सोच के आए थे एक बार देना है। तो प्री तक के सिर्फ प्री की पढ़ाई करी
और सोचा भी नहीं कि मेंस का भी पढ़ना है या साथ में नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया उस टाइम पे, 5-6 महीने का एक्सटेंशन। तो तब मैंने थोड़ा बहुत अपना कॉमर्स जो ऑप्शन था मेरा उसकी तैयारी चालू करी। बट फोकस पूरा प्री में था कि यार एक बार प्री तो निकाल लेते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो हुआ भी यही कि प्री तो निकाल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा था। प्री निकालना भी चाहिए था क्योंकि पूरा घुस-घुस के प्री पढ़ लिया था मैंने। प्री खत्म होने के बाद असली टेंशन शुरू हुआ कि यार मेंस तो अभी तक के हमने कुछ देखा ही नहीं है, क्या होता है मेंस? हाँ। ये है कि प्री और के बीच में बहुत छोटा-सा टाइम होता है, और तब तक के सिर्फ ऑप्शन रेडी था जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ लिया था। तो काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था मेंस मेरे लिए, क्योंकि टाइम कम था, नोट्स नहीं थे, रिसोर्सेज़ लिमिटेड थे। तो मोस्टली मैंने जो फ्रेंड्स थे या जो हॉस्टल मेट्स थे उनके नोट्स पे रिलाई किया। आज तक कभी खुद के नोट्स बनाए ही नहीं हैं कि मैं आपको ये पढ़ा दूँगा, आप मेरे को नोट्स दे दो, आपको ये बता दूँगा, ये काम कर दूँगा, बस नोट्स दे दो। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई उसके भरोसे, या फिर जो फ्रेंड्स के नोट्स हो गए उसके भरोसे मेंस कैसे तो भी निकाल लिया। तो यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस हो गया था। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि इंटरव्यू आया, बट मुझे कभी लगा नहीं था कि यार इंटरव्यू में अ अ पास हो जाऊँगा। मतलब यार मेंस तो कैसे गिरते-पड़ते थे कायम, इंटरव्यू तक तो पास होना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। तो जब वो फॉर्म फिल करना होता है ना, डेफ वाला जो इंटरव्यू का होता है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 7-8 सर्विस के अलावा और 15 सर्विसेज़ हैं, तो टोटल कुछ 21-22 सर्विसेज़ हैं। तो यहाँ तक भी मैं अनअवेयर था कि 22 सर्विस होती हैं। मेंस में आते-आते मेरे को 7-8 सर्विसेज़ के बारे में पता चला था खाली। तब यहाँ पे स्ट्रगल शुरू हुआ मेरा, यहाँ पे तो भारी कन्फ्यूज़न है, एएस पहले भरना है, करने तो आरएस आए थे अपन, तो आईआरएस पहले डाल देते हैं। तो जो फर्स्ट मैंने रफ फॉर्म भरा था उसमें आईआरएस डाला, फिर आईएएस डाला, फिर बाकी प्रेफ़रेंसेस डाले। फिर अगेन वो जो मेरे भैया थे जो मुझे गाइड करते थे उनके पास लेके गया, भैया ऐसा-ऐसा फॉर्म भरा है। तो बोले अभी भी नहीं समझा ना तेरे को? तो तो इंटरव्यू तक आके भी नहीं समझा। ये फिर थोड़ा-सा मैंने ब्रेन वॉश किया, सर्विसेज़ के बारे में समझा कौन-सी कैसी है। फिर फाइनली आई मेड अप माय माइंड, फर्स्ट आईएएस डाला, सेकंड आईआरएस डाला। आईआरएस वाला प्यारे पे तक गया नहीं था। तो सेकंड प्रेफ़रेंस मैंने आईआरएस डाल दी अपनी, और फिर बाकी सर्विसेज़ जो होती है आईपीएस, आईएफएस, सारी। तो ये फिर इंटरव्यू फेज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पढ़ाई भी ज़्यादा होती नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें। हुँ। इंटरव्यू मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हुआ था वहाँ पे, जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था। तो हुआ यूँ कि उस दिन बारिश आ रही थी। तो जो वेटिंग रूम होता है और जो यूपीएससी का इंटरव्यू हॉल होता है, थोड़ा दूर-दूर होता है। तो वहाँ तक जाते-जाते मेरे कोट पे कुछ 2-4 छींटे हैं बारिश के। तो मैं जैसे ही जाके बैठा, चेयरमैन सर का पहला क्वेश्चन था, "बाहर बारिश हो रही है क्या?" मैंने कहा, "हाँ सर, बारिश है थोड़ी बहुत, तो गीला हो गया है कोट।" हिज़ इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेन, मतलब एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। तो पहले तो मैं डर गया कि यार ये तो 5th-6th में पढ़ते हैं वो वाली चीज़ पूछ ली इन्होंने, वाटर साइकिल क्या होता है, इवेपोरेशन कैसे होता है, बारिश कैसे होती है। तो पहले मैं 1 सेकंड लिया सेटल डाउन होने के लिए, यार कि ये यही पूछ रहा है ना पक्का। देन समहाउ एक्सप्लेन्ड और वो चीज़ें सेटल अप हुई। फिर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने सबसे लास्ट में पूछा जब मैं जा रहा था, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो फिर वापस से मैं थोड़ा-सा रुका, मैंने पक्का यही पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो हाँ। मैंने सेड इट इज़ पीकॉक। बोले हुँ। ठीक है, बस इतना ही पूछना था, इतना घबराओ मत। तो दिस वे माय इंटरव्यू गॉट ओवर, फिर रैंक-वैंक आया, वो तो अलग खुशी थी, वो अलग बात है। तो हुँ। दिस वाज़ द कंप्लीट इस पूरे प्रोसेस में आई अंडरस्टूड कि एक डिटेल्ड तो तुम्हारे ओवरव्यू। मेंटोर थे, जिन्होंने तुम्हें टाइम पे बचा लिया कि देखो आईआरएस ऐसे बनते हैं, आईएएस भी ऐसे बनते हैं, और एक तुम्हारी मम्मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी का रोल कितना बड़ा था इस पूरे यूपीएससी की जर्नी में, जब तुमने जॉब छोड़ दी, तुम ओआरएन में आ गए, तो मम्मी का कितना बड़ा रोल? मम्मी का तो काफ़ी मेजर रोल था, क्योंकि हमेशा ही उनका रहता था कि मोटिवेट करना है कि हो जाएगा, नहीं, नहीं कर सकते हो। तो मैं हमेशा घरवालों को यही बताता था कि मॉक टेस्ट हो रहे, नंबर नहीं आ रहे, मेरे से नहीं हो पाएगा। और इनफैक्ट जो मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट्स होते थे, और अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो आपको कार्ड इश्यू हो जाता है, वार्निंग कार्ड, और घर पे कॉल चले जाता है। तो मेरे साथ ये भी हो चुका है कि प्री में नंबर नहीं आ रहे थे, उनके जो मॉक टेस्ट होते थे, तो घर पे कॉल चलेगा कि बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा है, मार्क्स आ नहीं रहे हैं इसके। बट घरवाले सपोर्टिव थे कि हमेशा, "अरे कोई नहीं कर लेगा, अभी शुरू-शुरू में है तो टेंशन नहीं है।" तो मोटिवेशन तो हमेशा से था कि यार हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वापस से वो न्यूज़ आर्टिकल्स तभी भी आते ही थे कि इसने क्लियर किया है, हम्बल बैकग्राउंड से क्लियर किया है। वो तो हमेशा व्हाट्सएप पे अभी भी मेरे पास सारे रखे हुए हैं मम्मी के टेक्स्ट की। मम्मी फ़ोटो खींचती थी अखबार का और मेरे को भेज देती थी कि देख सबका हो रहा है। तो वो मोटिवेशन तो जॉब से लेकर के आखिरी तक के था मेरे पास। हुँ।
बट ये कॉन्स्टेंटली एक रैशनैलिटी थी तुम्हारे में कि इट्स जस्ट अ गुड करियर चॉइस, क्योंकि मैं लाइफ में अब तक सब कुछ सही कर रहा हूँ, सारे एग्जाम टाइम पे क्रैक कर रहा हूँ, ये भी एक एग्जाम है मेरे लिए। तुमने इससे ज्यादा इस पूरी जर्नी को नहीं लिया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस यू कुड क्वालिफाई इन इट इन वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स। अगर तुम इमोशनल हो जाते इस पूरे प्रोसेस में तो तुम बहुत ज्यादा अभी टाइड अप रहते। तो आई थिंक जो लोग इस एग्जाम को इमोशनल वे में देखते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हें भी ट्रेनिंग में बहुत लोग मिले होंगे जो तुमसे बहुत बड़े होंगे और बहुत टाइम से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी होंगे, तो वो इमोशनली कनेक्टेड थे इस एग्जाम को लेके। सो उनको, उन जैसे एस्पिरेंट्स के लिए व्हाट वुड यू से कि रैशनैलिटी और इमोशनैलिटी को कैसे बैलेंस करना है इस पूरे एग्जाम में? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि इमोशन ज़रूरी नहीं है या फिर होना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पुश करते रहेगा उस चीज़ को करने के लिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको पढ़ते नहीं बन रहा है, समझ भी नहीं आ रही चीज़ें। देखो वो इमोशन ही मेरे ख्याल से जो लोगों को पुश करते रहता है, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाता था कि यार छोड़ो नहीं हो रहा है, बुक बंद करके सो जाता था। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ़ एक करियर की तरह दिख रहा था इसको कि यार करियर है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस से सीए में चले जाएँगे। हम्म। लेकिन अगर इंसान का इमोशन होता है तो 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं, 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, उस चीज़ के पीछे लगा रहता है। बट फिर इसका नेगेटिव साइड एक ये भी मेरे को लगता है कि इंसान उसके पीछे पूरा अपना लाइफ दे देता है कि यार यही करना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम्म। ये लाइफ इज बिगर देन जस्ट एन एग्जाम। दिस इज व्हाट आई फील, जस्ट अ करियर और जस्ट एन एग्जाम। ऑफ कोर्स यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द नेशन। वो हमेशा ही रहेगा, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन सिखा देगा, जैसे मेरे को भी सिखा दी प्रिपरेशन में। शुरू में तो मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, बट आफ्टर अंडरगोइंग सच रिगरस प्रिपरेशन मुझे समझ में आने लगी कि यार सोसाइटी में काफ़ी कुछ है जो मुझे करना चाहिए, मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बट उसके अलावा एक रेशनल माइंडसेट इज़ डेफिनिटली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको फ़ोकस्ड रखेगा और आपको बताएगा कि अगर आपको ये नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हो, अगर ये नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। आप उस साइकिल में फँसे नहीं रहो एटलीस्ट। तो आई हम्म। थिंक वी नीड टू बैलेंस बोथ, डेफिनिटली वेरी गुड पॉइंट। और अभी जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो फरीदाबाद में, सो ऑफ कोर्स सिंस यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तुम्हारे लिए चीजें काफी आसान होंगी, मतलब तुम्हें तो ऐसा लग रहा है नेक्स्ट स्टेप ही हो गया तुम्हारे लिए। बट देर आर सो मेनी पीपल हु कम फ्रॉम हिस्ट्री बैकग्राउंड और वो ह्यूमैनिटीज, प्रॉपर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। कुछ लोग तो हिंदी मीडियम से आते हैं जो आईआरएस बनते हैं, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है। इंग्लिश, हुँ। अकाउंटेंसी और भारी भारी चीजें जो उनको अचानक, और लॉ पढ़ाए जा रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो वो उनके लिए तो औरंगजेब ही अच्छा था। ये ऐसी 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 कोई स्टोरीज है क्या तुम्हारे पास अभी ट्रेनिंग से? काफ़ी काफ़ी सही आपका ऑब्जर्वेशन था ये वाला तो, कि आईआरएस काफ़ी थोड़ा-सा स्पेशलाइज़्ड टाइप की सर्विस है, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएसटी लॉ पढ़ना है, कस्टम लॉ पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़नी है थोड़ी बहुत, ऑडिटिंग पढ़नी है थोड़ी बहुत। और मेरे बैच में मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स एट दैट टू फ्रॉम आईआईटी। तो मैं तो अक्सर उनको बोलता है, यार तुम लोग क्या इनोवेशन वगैरह ये सब करते थे, टेक्निकल चीज़ें करते थे, कहाँ लॉ पढ़ रहे हो यहाँ पर आके तुम लोग यार। क्लास में भी काफ़ी फ़नी चीज़ें हो जाती हैं कई बार कि सपोज़ डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, वो सिखा रहे हैं। तो पूरी क्लास घूम जाती है। एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया कि डेबिट क्रेडिट आपने ऐसे बताया, लेकिन बैंक से जब पैसा कटता है तब तो डेबिट का मैसेज आता है। एक कॉन्सेप्ट से पूरी 1 घंटे की क्लास ही हो जाती है कि यार इनको कैसे समझाएँ इंजीनियर लोगों को, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, टैक्सेस क्या होते हैं। काफ़ी फ़नी हो जाता है। हाँ। मेरे लिए ऑफ कोर्स थोड़ा-सा ईज़ी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ चीज़ें, तो फिर बैचमेट्स का भी रहता है, तू ही पढ़ाएगा, एग्ज़ाम आने दे, तू ही पढ़ाएगा, तेरे भरोसे चल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है उनको देखने में। इट्स फन। मिलके पढ़ भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, सिखा देते या हैं, सीख लेते हैं। इट्स ये फन। एक अलग ही लाइफ है, एंड इसके अपने पर्क्स है ऑफ कोर्स। सिंस यू आर गिविंग इंटरव्यू आल्सो दिस ईयर, अभी तुम्हारा डैब है मेरे पास, एंड तुम एक ही प्रेफरेंस है आईएएस, ठीक है? और यस, जब तुम स्टार्ट कर रहे थे यू हैड नो आइडिया, यू हैड नो नो आइडिया। आइडिया। इनफैक्ट स्टार्ट किया जब तुम बहुत एंड तक भी आ गए थे, डैब कर रहे थे, तब तक भी यू हैड नो आइडिया कि आईएएस बनना है ना? नाउ हाउ क्लियर आर यू टुवर्ड्स द आईएएस स्ट्रीम? और अब तुम्हें क्या वो सही लग, डू यू फाइंड योरसेल्फ फिट फॉर द आईएएस वन, एंड हैव यू फाउंड द राइट रीजंस टू बी इन द आईएएस? मतलब एंजॉय कर पाओगे ना अगर आईएएस मिल जाए तो? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डेफिनिटली नाउ आई हैव मतलब कम टू अ स्टेज वेयर अब मुझे क्लियर रहना ही पड़ेगा, मुझे करना क्या है। अब तक की ठीक है, जो हुआ होता गया। बट नाउ आई एम वेरी क्लियर कि आईएएस करना ही है। फॉर मेनी रीजंस, लाइक वन व्हिच वी ऑफन कम टू नो, द common word, the diversity, the kind of opportunities which the service as an IAS provides. The second thing is again the career opportunities towards which I am always oriented. कि एक आईएएस की करियर अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू एनी अदर सर्विस आर मच बेटर। आपका करियर प्रोग्रेशन फास्ट है, आपको डेपुटेशंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं कि काम करने का मौका मिलेगा लोगों के साथ में। ऑफ कोर्स फेम वगैरह जो होता है वो तो मिलता ही है, साथ में वो तो ऐड ऑन है ही।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है, आप देखते ही हैं हमेशा कि यार इतना मस्त काम रहता है कि कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, लोगों के साथ काम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखा दिया जो यूपीएससी की है कि कैसे आपको लोगों के साथ काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो आईआरएस तक तो काफ़ी चीज़ें टेक्निकल थी, बट आई थिंक आईएएस इज़ अ थिंग जहाँ पे मैं अपने नॉलेज को और बेटर तरीके से लगा सकता हूँ और बेटर तरीके से काम कर सकता हूँ। तो अभी तो एकदम क्लैरिटी है कि करना ही है। और हम्म। वापस एग्ज़ाम देने का भी आइडिया ऐसा था कि क्लियर होने के बाद वो लबासना में जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो करना होता है। हम्म। तो पूरी तैयारी में था कि मैं करना ही है फाउंडेशन, लबासना जाएँगे, हम्म। ड्रीम होता है लबासना जाना। हम्म। तो फॉर्म-वॉर्म आ गए थे, फिर तभी उस टाइम भी मम्मी का इंटरवेंशन था कि यार लबासना वगैरह होता रहेगा, अटेम्प्ट हाथ में है, पहले ही अटेम्प्ट थे ये तो एक और अटेम्प्ट दे दो, छोड़ो ये सब लबासना वगैरह, पढ़ाई कर लोगे तो एक और बार निकल जाएगा शायद। तो फिर मैंने भी मन बनाया कि यार बात तो ठीक ही है, मस्ती वगैरह होती रहेगी, लबासना वाला फन बाद में भी हो जाएगा अगर आईएएस बन गए तो। तो फिर आई स्किप्ड द एफसी वाला पार्ट, आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और अच्छा ही हुआ, फिर वापस से सिलेक्शन हो गया, वापस से इंटरव्यू कॉल आ गया है। हम्म। होप फॉर द बेस्ट। मम्मी की ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन हमारी लाइफ में और होनी चाहिए, काफ़ी लाइफ लॉन्ग। काफ़ी। ये पूरी जर्नी में मम्मी ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है, टाइम टू टाइम डिवाइन इंटरवेंशन देके। बिल्कुल। ये तो स्थापित हो गया है। अच्छा, प्रीलिम्स को ऑफ कोर्स बहुत कम दिन बचे हैं, महीना ही बचा है, और बहुत सारे लोग हैं ओआरएल में जो ट्रैप में हैं, सिंस हुँ, यू हुँ। हैव रीच्ड द अदर साइड, और तुम ऑफ करेक्ट। कोर्स और भी आगे जा रहे हो। तो जो वहां तक ही नहीं आए हैं अब तक, जो बहुत सारे ट्रैप्स में उलझे हुए हैं, तो उनके लिए कोई फंडा बताओ कि मतलब तुमने क्या समझा है इस पूरे एग्जाम को, या अगर कुछ शब्दों में कहोगे ये एग्जाम क्या है और क्या चाहिए टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। अ, बेसिकली 2-3 चीज़ें मुझे इस यूपीएससी जर्नी से समझ में आई कि हार्ड वर्क इज़ डेफिनिटली रिक्वायर्ड क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। 10 लाख बच्चों में आपको 700-800 में आना है। बट स्मार्ट वर्क प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मार्केट पे, आप ओआरएन चले जाओ, एक सब्जेक्ट पे 10 तरह की किताबें मिल जाएगी। तो यू नीड टू नो कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ मेरे साथ अच्छी थी कि मेरे सीनियर्स थे गाइड करने के लिए, वो बता देते थे यार इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, इन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं। तो यू शुड नो कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और कितना आपको फ़ोकस करना है किन चीज़ों पे। तो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी कि कई बार होता है कि ऑप्शनल फ्रीक्वेंटली लोग चेंज कर लेते हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, बुक्स चेंज कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली अगर एक ही चीज़ पे हम बार-बार मेहनत करते रहें, बार-बार फ़ोकस रखें, तो चीज़ों में स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाता है एक बार का। और जो सेम चीज़ को रिपीट करने का कॉन्फिडेंस है, वो नई चीज़ में कभी नहीं आ पाएगा आपको। तो आई थिंक दीज़ 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंटली आप एक ही चीज़ को फ़ॉलो करो, सेम बुक्स को फ़ॉलो करो, बट मेक श्योर कि वो जो फ़ॉलो कर रहे हो दैट इज़ गुड। मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ रैंडम फ़ॉलो कर रहे हो, वो काम भी नहीं आ रहा है। हम्म। तो बी स्मार्ट एंड बी कंसिस्टेंट, 2 थिंग्स। Right. Thank you so much, Shreyansh. It was a pleasure talking to you. I'm very sure you will become IAS this year. The clarity you have is amazing. And God bless you, or all the best. थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग सच अ नाइस सेशन। अब पता ही नहीं चला कि इतनी गुड कन्वर्सेशन में पता नहीं मैं क्या-क्या भूल गया। इट वाज़ वेरी फ्लुएंट, वेरी नेचुरल। थैंक यू सो मच। Thank you, Shreyansh.